हाय एवरीवन। देखो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आर दिस डिसीजंस डेमोक्रेटिक, मतलब कि ये सब जो डिसीजन जो प्रीवियस टॉपिक में जो लिया गया, देखो प्रीवियस टॉपिक नहीं, इधर जो कुछ कुछ यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ बतलाया गया, तो उन सब में जो डिसीजन लिया गया क्या वो डिसीजन सही था? अच्छा पहले एक बात बताओ, आज तो लाइट का अरेंजमेंट भी अच्छा है, एकदम लाइट भी आ रही है, मेरे चेहरे पे हम अच्छे भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आज तो अरेंजमेंट अच्छा है। तो अब बताओ वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं दिखने में? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दिखने में तो कमेंट करना है यस। अच्छा, अगर तुम लोग भी एक एजुकेटर बनना चाहते हो, चाहे एजुकेटर नहीं, देखो आजकल यूट्यूब तो हर किसी को स्टार्ट करना रहता है, 3 में से हर एक 2 इंसान होगा जिसको यूट्यूब स्टार्ट करना रहेगा, तो कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया जाए? अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि हम अपना वीडियो कैसे शूट करते, ट्राइपॉड हम यूज़ करते हैं कि नहीं, चाहे कैसे भी मोबाइल से शूट करते हैं कि हम मोबाइल से ही शूट करते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो अपलोड की, तो वो उसको देखना। तो छोड़ो, अब पढ़ाई पे आते हैं। आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक? देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशंस at the world level that are authorized to perform some of the function that a world government would perform. तो कहता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है विश्व स्तर पर, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑथोराइज है, जिनको ऐसा ऑथोराइज मतलब कि अधिकार दिया जाना, तो उनको कुछ ऐसा अधिकार दिया गया है टू परफॉर्म सम ऑफ, कुछ ऐसे फंक्शन करने के लिए, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन लाने के लिए, कुछ ऐसे फंक्शन के लिए जो सिर्फ एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कर सकती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब कि विश्व स्तर पे की जो सरकार है, वो सरकार इन सब चीज़ों को कर सकती है। अब आगे कहता है बट वी रिक्वायर टू नो जस्ट टू व्हाट एक्सटेंट दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर डेमोक्रेटिक। तो कहता है बट वी रिक्वायर टू नो, पर कहता है पर हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है जस्ट टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस हद तक, एक्सटेंट मतलब क्या, किस सीमा तक ये जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब कि ये जो अथॉरिटीज़ है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, किस हद तक डेमोक्रेटिक है, कि वो लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए अपने काम करती हैं कि नहीं, ये हम लोग को जानने की ज़रूरत है। The yardstick here is the whether each of the countries has free and equal say in the decision that affect them. In this regard, we will examine the organization of some of these world bodies. तो कहता है इस चीज़ में हम लोग पहले तो कहता है कि क्या हर एक कंट्री को इक्वल राइट है, क्या हर एक कंट्री को बोलने का अधिकार है, क्या हर एक कंट्री की बातों को सुना जाता है। तो कहता है इस चीज़ के लिए हम लोग कुछ वर्ल्ड बॉडीज, मतलब कुछ जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। द यूनाइटेड नेशन हैज़ 192 कंट्रीज एज इट्स मेंबर। तो कहता है यूनाइटेड नेशन जो है उसमें 192 देश है उसके मेंबर के अनुसार। तो यूनाइटेड नेशन का नाम तो हम लोग सबको सुने होंगे। तो उस यूनाइटेड नेशन में कहता है कि 192 देश, 192 कंट्रीज है उस यूनाइटेड नेशन में। अब आगे कहता है ईच ऑफ दिस कंट्रीज हैज़ वन वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो कहता है ये जो यूनाइटेड नेशन में इलेक्शन होता होगा, तो इस यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली का जो इलेक्शन होता है, तो इस इलेक्शन में हर एक देश को एक एक वोट देने का राइट है, कि हर एक देश का जो मेंबर है वो एक वोट देगा, सिर्फ एक वोट। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशंस अंडर अ प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली। तो कहता है कि ये जो 192 देशों के जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन में, साल में एक बार वहाँ पे जाके मिलते हैं। सेशंस, एक बार सेशन होता है, मीटिंग सेशन होता है। सेशन मतलब क्या, कि लोग वहाँ पे जाके एकत्रित होकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात जानते हैं, समझते हैं। तो कहता है कि 192 देशों में से कोई एक मेंबर्स प्रेसिडेंट होता है, उस प्रेसिडेंट के अंदर वो इलेक्शन होता है, चाहे वो लोग जाके मिलते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? जो सारी चुनता है वो जो मेंबर्स जो होते हैं, 192 जो मेंबर्स होते हैं वो लोग प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। जनरल असेंबली इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं जो जनरल असेंबली जो है वो विश्व का एक तरह का एक पार्लियामेंट है, वेयर ऑल द डिसीजन टेक्स प्लेस, जहाँ पे विश्व स्तर पे का जितना भी डिसीजन होता है वो लिया जाता है। देखो अगर कोई कंट्री बदमाशी करता है, मतलब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक
करवा देता है, वो इन रिटर्न वो क्या होगा, चाहे उसका जो होता है केस मुकदमा वो यूनाइटेड नेशन में चलता है। इन दैट रिस्पेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन वुड अपीयर टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है कि इस रिस्पेक्ट में यूनाइटेड नेशन क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब कि एक यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक काम नहीं होता, वहाँ मेंबर्स भी इलेक्ट होते हैं, तो फिर सॉरी प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो मेंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मेंबर्स जिनको चाहते हैं वो उनका प्रेसिडेंट चूज करते हैं। बट द जनरल असेंबली इज नॉट ऑथोराइज टू टेक एनी डिसीजन अबाउट what एक्शन शुड बी टेकन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहता है बट द जनरल असेंबली, पर कहता है जो जनरल असेंबली हुआ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो जिम्मेदार नहीं होगा, उसको ये अधिकार, ऑथोराइज मतलब क्या, अधिकार, कि उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने मन से डिसीजन ले ले, टू टेक एनी डिसीजन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कहता है कि अगर दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है, दो देशों चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर का कंडीशन आता है, तो उस केस में वो जनरल असेंबली में जो 192 जो मेंबर्स हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके दैट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। वही कहता है कि देशों के अलग अलग देशों के बीच अगर युद्ध होता है, उनके बीच का जो डिसीजन है वो जनरल असेंबली के मेंबर्स को लेने का अधिकार नहीं है। इट इज़ द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन दैट टेक्स क्रूशियल डिसीजंस। तो कहता है यूनाइटेड नेशन का जो 15th मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल होगा उसको ताकत है कि कुछ क्रूशियल मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का ताकत उनको है। द काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स। तो कहता है उस काउंसिल में जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी 15 मेंबर सेक्रेटरी काउंसिल उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें मेंबर्स आते हैं यूके, फ्रांस एंड यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स उनको ताकत है कि डिसीजन लेने का। 10 other non-permanent members are elected by the General Assembly for 2-year terms। तो कहता है कि 15 सेक्रेटरी जनरल का ये कमेटी है, जिसमें से 5 का तो जिक्र कर दिया, ये 5 परमानेंट हो गए, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना क्या हो गया, ये लोग परमानेंट हो गए, पर जो नॉन परमानेंट आ गए, जो टेम्परेरी हो गए उनको 2 साल के लिए चूज़ किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में जो 192 जो मेंबर्स हुए उन लोगों के पास ये ताकत रहता है कि नॉन परमानेंट सेक्रेटरी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए उनको चूज़ करने का ताकत उनके पास होता है सिर्फ 2 साल के लिए। अब देखो आप पॉइंट अंडरलाइन कर लो, इट इज़ द 15 मेंबर सेक्रेटरी council security council of the UN that takes such crucial decision. The council has 5 permanent members: UK, Russia, US, Russia, UK, France and China. Then 10 other non-permanent members are elected by the General Assembly for 2-year terms. अब आगे करता है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो, मे भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो जाए। द रियल पावर लाइज विथ 5 परमानेंट मेंबर्स। पर कहता है कि जो 5 जो मेन पावर्स, जो असल जो ताकत रहती है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर रहती है वो 5 परमानेंट मेंबर्स के बीच ही रहती है। मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूएन इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस परमानेंट मेंबर्स। मोस्ट ऑफ द मनी कहते हैं अधिकतर जो पैसे हुए यूनाइटेड नेशन के मेंटेन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी जगह को मेंटेन करने का पैसा लगता है, तो उस पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जो परमानेंट मेंबर्स जो हुए 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, उनके द्वारा इस बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे ये फंडिंग होती है, उनके थ्रू ये पैसा पेड होता है। आगे कहता है इच परमानेंट मेंबर हैज़ 2 वेटो पावर। तो कहता है कि हर एक परमानेंट मेंबर के पास 2 वेटो पावर्स होती है। अब इसके बारे में आगे जिक्र करते हैं 2 वेटो पावर्स क्या होता है। इट मीन्स दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर सो
सेज नो टू दैट डिसीजन। तो कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी काउंसिल, जो काउंसिल होगा वो कोई डिसीजन पे नहीं खड़ी उतर सकती है कि हाँ ठीक है चलो ये डिसीजन हम लोग कर लेते हैं, जब तक अगर कोई ऐसा मेंबर कर दे 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई एक मेंबर कर दे कि नहीं हम इसको एग्री नहीं करते हैं, तो काउंसिल के पास ये पावर नहीं है कि वो डिसीजन को परमानेंट कर दे, डिसीजन को फुलफिल कर दे। दिस सिस्टम हैज रिजल्टेड इन मोर एंड मोर पावर This system has resulted in more and more people and countries to protect and demand that the UN function is more democratic manner। तो कहता है इस सिस्टम की वजह से क्या होता है कि ये चीज़ कन्फर्म हो चुका होता है कि ये UN जो है बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो अब हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब उसी पैराग्राफ में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है पूरे दुनिया में एक ऐसा पैसा देने वाला एक कमिटी है, एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री को पैसा देता है कर्ज के तौर पे। इट हैज़ 185 कंट्रीज एज इट्स मेंबर। तो कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 185 देश हैं उसके मेंबर्स के तौर पे, 185 मेंबर्स एज इट्स कंट्री 185 कंट्री उसके मेंबर्स हो गए। बेसिकली तो ये सब जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें हम तुम नॉर्मल आदमी तो कमेटी मेंबर हो नहीं सकते, उसमें बड़े बड़े आदमी कमेटी मेंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से बड़े बड़े आदमी मतलब क्या, कंट्री आ गए। तो कंट्री 185 कंट्रीज कमेटी मेंबर्स है, बट ईच स्टेट्स डज नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट। तो कहता है कि जो हर एक जो कंट्री हो गई जो इसमें पार्टिसिपेट की हुई है उसमें हर एक देशों को इक्वल वोट नहीं है, मतलब कि उनका वोट हर एक कंट्री का इक्वल वोट नहीं है, समान वोट नहीं, मतलब कि सबका वोट मैटर नहीं करता। वोट किस पे मैटर करेगा? द वोट ऑफ इच कंट्री इज वेक्ड बाय हाउ मच मनी इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द IMF। तो उसका जो वोट है ना वो इस चीज़ पे मैटर करता है कि वो कंट्री कितना पैसा दे रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कितना पैसा दे रहा है उस पर उसका पैसा मैटर करता है, उसका सारे पैसा नहीं वोट मैटर करता है। जाहिर सी बात है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ सेम यहीं पे कंडीशन अप्लाई होता है। द 10 कंट्रीज, यहाँ पे 10 कंट्रीज़ का जिक्र होया हुआ है। US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, Italy, Saudi Arabia, China and Russia have more than 54% of the voting power in the IMF। तो कहता है IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 10 देशों का जिक्र होया हुआ जिसमें से देश है US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया और रशिया। इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 54% से भी ज़्यादा है, मतलब कि इनका 54% से भी ज़्यादा वोट काउंट होता है, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट मोर अमाउंट देन द अदर 175 कंट्रीज। क्योंकि और जो 175 जो देश हैं उन 175 देशों के कंपैरिजन में ये लोग ज़्यादा पैसा फंडिंग करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। So the remaining 175 countries have very little say in how this international organization says take decisions. So the remaining 175 countries, तो कहता है कि जो बचा हुआ जो 175 जो देश हो गया have very little say, उनका जो वैल्यू है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वो बहुत ही ज़्यादा कम है। in how this international organization have take decisions। तो कहते हैं तब ये लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वोटिंग पावर तो वैरी कर रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट करिएगा वोटिंग पावर उस पर वैरी करता है, तो आखिर कैसे ये लोग डिसीजन लेते होंगे। अच्छा, सबसे पहले टिक कर लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड।
इसको टिक नहीं, अंडरलाइन कर लो। इट हैज़ 185 कंट्रीज एज इट्स मेंबर, इसको भी अंडरलाइन कर लो। 10 कंट्रीज जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड रशिया have more than 54% of the voting power in IMF because they contribute more amount than the other 175 countries। तो अंडरलाइन कर लो इसको। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग, तो कहता है, अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जिक्र हो रहा है, तो कहता है कि वर्ल्ड बैंक का जो वोटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल इसी अनुसार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जैसा ही वर्ल्ड बैंक का वोटिंग सिस्टम है। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ द यूएस, तो कहता है वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा यूएस के रहने वाले कोई सिटीजन ही होते हैं। कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, तो यूएस गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को। नॉमिनेटेड बाय द, क्या किनको वो चाहते हैं कि बन जाए वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। मेक कंपैरिजन ऑफ दिस टू काइंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस दैट वी हैव डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। What should be a response about a country where some persons are allowed to have permanent position in the ministry and have the power to stop the decision of the entire parliament? तो कहते हैं कि कंपेयर करो कि जो दो डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो हम लोग यहाँ पे पढ़े उसको कंपेयर करो, जानो और समझो। अगर तुम्हारे देश में ऐसा होता है कि किसी को परमानेंट पोजीशन रहेगा और किसी को पोजीशन वैरी करेगा, तुमको कैसा महसूस होगा। और द पार्लियामेंट वेयर ओनली 5% ऑफ द मेंबर्स हैड अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, वुड यू कंसिडर दिस डेमोक्रेट, तो क्या तुम इसको डेमोक्रेटिक कहोगे, मानोगे। अब पीछे अब जाकर तुम लोग का कुछ ही टॉपिक बच रहा है। द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डिड नॉट पास द सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो कहता है इफ़ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डेमोक्रेटिक, तो कहता है कि अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ही डेमोक्रेटिक नहीं है, मतलब कि विश्व स्तर पे की जो इंस्टीट्यूशंस है अगर वही डेमोक्रेटिक नहीं है, आर दे एटलीस्ट बिकमिंग more than before? Here too the evidence is very discouraging. The fact is, while nations are becoming more democratic than they were earlier, international organizations are becoming less democratic। तो कहता है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ही कम डेमोक्रेटिक है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज वी लिव्ड 20 years ago। अब 20 साल पहले की बात जिक्र कर रहा है। 20 साल पहले The US and the Soviet Union were the two big powers in the world। US हो गया, और जो आज के 20 साल पहले US और जो सोवियत यूनियन था वो दुनिया का सबसे सुप्रीम पावर्स के तौर पर था। As their allies kept a certain balance in all the global organization after breaking down of the Soviet Union ओनली सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। तो कहता है जैसे कि सोवियत यूनियन खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी इन पोलैंड में कस्टोडी में हम लोग चीज़ पढ़े हैं सोवियत यूनियन कैसे खत्म होती है, तो यूएस जो था वही सुप्रीम पावर के तौर पे इमर्ज रहता है। दिस अमेरिकन डोमिनेशन हैज़ बीन अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस अमेरिकन डोमिनेंस कहता है कि यूएस है अमेरिका, तो अमेरिका का जो डोमिनेंस है, अमेरिका जो डोमिनेट करेगा वो सुप्रीम पावर है तो उसका चलेगा, तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी प्रभाव पड़ती है। अब यहीं पे छोड़ देते हैं।